हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का राठौर क्लासेस में स्वागत है। मैं राहुल राठौर। आज आप लोगों को, जैसा कि मैं पिछले लेक्चर में रिएक्शन मैकेनिज्म जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है, वहाँ पर बॉन्ड फ्यूजन की बात किया था। और आज हम उससे थोड़ा सा आगे प्रोसीड करेंगे कि टाइप ऑफ रिएक्शन क्या होता है और वो रिएक्शन कितने टाइप्स के होते हैं, उसके एक एक पॉइंट को हम डिस्कशन करेंगे। तो पहला टॉपिक आज का हमारा क्या होगा। और हाँ, आपको टॉपिक से, अगर आपको टॉपिक अच्छा लगे तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे आप लॉकडाउन में घर बैठ करके इसका एंजॉय करिए, पढ़ाई करिए और आपके साथ साथ आपके फ्रेंड लोग भी पढ़ाई करें। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने टॉपिक पे, जो कि आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। अगर हम ऑर्गेनिक रिएक्शन की बात करें तो ये जनरली 4 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन सा? पहला सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दूसरा एडिशन रिएक्शन, तीसरा एलिमिनेशन रिएक्शन, और लास्ट है 4th रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तो जब जो हमारे ऑर्गेनिक टाइप के रिएक्शन होते हैं, ये 4 टाइप्स के होते हैं। पहला सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दूसरा एडिशन रिएक्शन, तीसरा एलिमिनेशन रिएक्शन और चौथा रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तो अब मैं सबसे पहले एक रिएक्शन की बात करूंगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और उस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को कितने पार्ट में फर्दर डिवाइड किया गया है, सबको मैं एक एक करके बताऊंगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल चलते हैं कौन सा? पहला सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते किसको हैं? सबसे पहले तो ये जानना जरूरी होगा कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहा किसको जाता है। तो अगर हम इसके डेफिनेशन की बात करें तो कैसे बोलेंगे? द रिप्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट ऑफ एटम OR group by any other atom OR group are known as substitution reaction। जैसा कि डिफिनेशन से तो पता चल गया कि रिप्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट ऑफ द एटम OR ग्रुप बाय एनी अदर एटम OR ग्रुप आर नोन एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो अगर इसको हम एग्जांपल के माध्यम से कैसे समझेंगे कि ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किस प्रकार का होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, ये हमारा कोई सबस्ट्रेट है, ये हमारा रिएजेंट है, कोई कैटलिस्ट आइसोलेट टेम्परेचर, और जो प्रोडक्ट बना है देखिए इसमें हुआ क्या है कि कैसे हम रिप्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट करते हैं। जैसे कोई हमारा एल्किल हैलाइड है, एज ए सब्सट्रेट मॉलिक्यूल है, हम क्या करें, जैसे उसकी क्रिया अगर किसी रिएजेंट के साथ करेंगे तो ये रिएजेंट क्या करेगा? सब्स्टिट्यूट करेगा। किसको सब्स्टिट्यूट करेगा? किसी भी हैलाइड एटम को। ठीक, यहाँ पर तो सभी हाइड्रोजन लगे हुए हैं ना, यहाँ पर X के स्थान पर अगर Y आ जाए तो एक ग्रुप का दूसरे ग्रुप के द्वारा क्या हुआ है? सब्स्टिट्यूशन हुआ। तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ से निकलेगा और ये X जाकर के इसी के स्थान पर आ जाएगा। तो ऐसे रिएक्शन को क्या बोला जाता है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यानी एक एटम आए और दूसरा एटम चला जाए,
इसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है, जैसे हमारे पास दो चेयर है, ठीक है ना, दो चेयर है और कोई इस पर दो लोग बैठे हुए हैं, दो लोग बैठे हुए हैं। अगर कोई गेस्ट यानी तीसरा इनकमिंग ग्रुप आता है, ये हमारा कोई गेस्ट है, जैसे ही आएगा तो जैसे इस पर हमारे पास आएगा तो क्या करेंगे, एक लोग चले जाएंगे, एक लोग निकल जाएंगे तो दूसरा कोई आ जाएगा। तो ऐसे रिप्लेसमेंट रिएक्शन को ही बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमारा 3 टाइप्स का होता है। किस किस रिएजेंट के द्वारा रिप्लेस हो सकता है? तो पहले को बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर कोई भी सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफाइल के द्वारा हो रहा है तो उसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलेंगे। दूसरा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर हमारा सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और अगर तीसरा हमारा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, अगर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के द्वारा कोई भी सब्स्टिट्यूशन हो रहा है तो उसको बोलेंगे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसे मान लेते हैं कि कोई हमारा यहाँ पर HH है, अगर ये हमारा न्यूक्लियोफाइल है रिएजेंट, अगर ये सब्स्टिट्यूट इसको कर रहा है तो वहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। अगर ये यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल के स्थान पे अगर हम इलेक्ट्रोफाइल रख दें, अगर इसके द्वारा सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, ये जुड़ रहा है, ये निकल रहा है, तो वहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। और जो हमारा फ्री रेडिकल रिएक्शन होगा वो एक्चुअली कंडीशन में होता है, वहाँ उसके बीच के मॉलिक्यूल के क्या होते हैं, फ्री रेडिकल में ब्रेक होते हैं। फिर जैसे यहाँ पर कोई भी एटम होगा, अगर वो Cl2 ले लेते हैं, अच्छा एग्जाम्पल, ऐसे ब्रेक होगा फ्री रेडिकल में। अगर ये इसको सब्स्टिट्यूट कर रहा है तो वहाँ पर क्या होगा, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। तो अब तीनों में सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। आप किसी भी कंपटीशन में आप एग्जाम दोगे तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से एक सबसे पॉपुलर रिएक्शन आता है SN1 एंड SN2 रिएक्शन। अब वो क्या होते हैं हम उसकी बात करेंगे, ठीक। तो हम बात करते हैं सबसे पहला पॉइंट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक। तो इस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता क्या है, इफ अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज ब्रॉट अबाउट बाय अ न्यूक्लियोफाइल देन इट इज नोन एज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल है, अब इसके थ्रू हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है कि न्यूक्लियोफिलिक एज अ रिएजेंट है, ठीक। तो जैसे ही उसके बाद क्या करें, इन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल अटैक दिस सबस्ट्रेट कार्बन, यानी जो ये सबस्ट्रेट का कार्बन है, ठीक, इसके ऊपर अटैक करेगा विथ सबस्ट्रेट कार्बन विथ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड एंड द लिविंग ग्रुप डिपार्ट विथ इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ द ब्रेकिंग बॉन्ड। अब क्या करेगा, यहाँ पर अगर कोई भी हमारा रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल के द्वारा डिपार्ट हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में होता क्या है, जैसे ये न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट इस सबस्ट्रेट के कार्बन पर अटैक करेगा, लिविंग ग्रुप हमारा बल्कि होता है, इसकी साइज बड़ी होती है, तो ये क्या करेगा, जैसे इसको देखेगा ये तुरंत यहाँ से निकलना स्टार्ट हो जाएगा। यानी एक न्यूक्लियोफाइल के द्वारा एक लिविंग ग्रुप का निकलना ही क्या कहलाता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये भी हमारा न्यूक्लियोफाइल है, लिविंग ग्रुप भी, इस पर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, बट इसकी साइज बड़े होने के कारण ये क्या करेगा, यहाँ से डिपार्ट कर जाएगा। जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की बात करेंगे तो आयोडीन हमारा गुड लिविंग ग्रुप होता है, ठीक। जैसे किसी भी मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को देखेगा उसके पास आ रहा है तो वह निकलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक। तो ऐसे हुआ हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इसकी बात करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, अब हम बात करेंगे कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की कंडीशन क्या होगी। तो कंडीशन ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक। हम कंडीशन ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करेंगे तो कम से कम 2 स्पेशल कंडीशन होने चाहिए जो कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को फॉलो करेगा। कौन कौन से होने चाहिए,
अ सबस्ट्रेट, जो हमारा सबस्ट्रेट होना चाहिए, द पार्टिसिपेट इन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ऐसा सबस्ट्रेट जो पार्टिसिपेट करे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, शुड हैव न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप एज वेल एज लिविंग ग्रुप। जैसा कि मैंने लिया था, इसके पास एक सबस्ट्रेट था, उसके पास एक लिविंग ग्रुप था, तथा और क्या था, एक न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप था। यानी कम से कम कोई भी ऐसा सबस्ट्रेट लेंगे, उसके पास एक लिविंग ग्रुप और एक न्यूक्लियोफाइल जरूर होना चाहिए। सेकेंड कंडीशन क्या है, अ न्यूक्लियोफाइल दैट अटैक ऑन सबस्ट्रेट। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट कंडीशन क्या है कि ये जो मैं न्यूक्लियोफाइल ले रहा हूँ, इसकी इतनी प्रॉपर्टी, इसकी इतनी खासियत होनी चाहिए कि ये सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक कर सके। ठीक, तो ये हमारे दो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन थे जो कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के। अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टू टाइप्स का होता है, एक SN1 रिएक्शन, एक SN2 रिएक्शन। अब SN1 रिएक्शन क्या होते हैं इसकी बात करते हैं। तो मैंने बताया कि जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, एक SN1 रिएक्शन होता है और दूसरा क्या होता है, SN2 रिएक्शन। तो पहले हम फर्स्ट की बात करेंगे कि SN1 रिएक्शन क्या होता है। ये वन का मतलब होता है यूनिमोलिकुलर, वन का मतलब क्या होता है, यूनिमोलिकुलर। एन का मतलब होता है न्यूक्लियोफिलिक, एस का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और सेकंड जो होता है SN2 रिएक्शन, ये टू किसको बताता है, बाइमोलिकुलर, एन न्यूक्लियोफिलिक, एस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जब आपको एग्जाम में पूछता है तो ऐसे SN1 या SN2 करके दे देता है। तो आपको यहाँ पे जानना पड़ेगा कि कौन सा हमारा यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है और कौन सा हमारा बाइमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो अब सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे जो कि हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, SN1 रिएक्शन। अब SN1 रिएक्शन को हम कैसे बोलेंगे, डिफिनीशन के थ्रू कैसे बताएंगे। तो डिफिनीशन में क्या बोलेंगे, व्हेन द टर्सरी एल्किल ब्रोमाइड दैट टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड आर रिएक्ट विद NaOH to form tertiary alcohol, and the whole process is called as SN1 substitution reaction। और ये जो हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है ये टू स्टेप का प्रोसेस होता है, जो हम इसको मैकेनिज्म में बताएंगे। तो सबसे पहले डेफिनेशन की बात करते हैं। when tertiary alkyl bromide या tertiary butyl ब्रोमाइड, चाहे ब्यूटिल करें चाहे पर एल्किल कर दें, टर्सरी एल्किल ब्रोमाइड react with NaOH sodium hydroxide to form a intermediate stable carbocation followed alkaline hydrolysis to give tertiary alcohol। कैसे बोला गया कि अगर हम टर्सरी एल्किल ब्रोमाइड ले लें,
टर्सरी एल्किल ब्रोमाइड। ठीक, टर्सरी एल्किल ब्रोमाइड की अभिक्रिया अगर हम NaOH के साथ करवा दें तो टर्सरी अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। इसको हम CH3 को ऐसे कर देंगे जिससे पता चले कि तीनों एल्किल ग्रुप अलग अलग है। तो यहाँ पर टर्सरी एल्किल ब्रोमाइड की अभिक्रिया अगर हम NaOH के साथ करवा देते हैं तो टर्सरी अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। ठीक, इसमें एक इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है जो कि हमारा मोस्ट स्टेबल होता है। वो कैसे बनता है हम इसके मैग्नीशियम में देखेंगे। ठीक, तो किस प्रकार से बनेगा हम मैग्नीशियम की बात करते हैं। ठीक है, जब की अभिक्रिया अगर हम NaOH के साथ करेंगे टर्सरी अल्कोहल बनेगा। तो जब हम इसके मैग्नीशियम को देखते हैं तो ये 2 स्टेप का प्रोसेस होता है। स्टेप फर्स्ट में फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल कार्बोकैटायन एंड सेकेंड स्टेप में उसी स्टेबल कार्बोकैटायन पर NaOH का OH- अटैक करेगा और टर्सरी अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो स्टेप फर्स्ट में क्या लिखेंगे, स्टेप फर्स्ट फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल कार्बोकैटायन। अब किस प्रकार से बनेगा, मैंने सबसे पहले सब्स्टिट्यूट क्या लिया था, टर्सरी एल्किल ब्रोमाइड लिए थे और उसकी अभिक्रिया NaOH के साथ करवाते हैं। ठीक, तो वहां पर टर्सरी अल्कोहल बना दिए थे, बट उसका जो मैग्नीशियम है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब किस प्रकार से फॉलो करता है, अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। इसमें पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इसमें पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अगर हम इसको ब्रेक करें तो Na के ऊपर क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव, OH के ऊपर क्या आएगा, पार्शियल नेगेटिव। तो जो ये इसका OH नेगेटिव है इसके ब्रोमीन के ऊपर जैसे अटैक करेगा तो निगेटिव और निगेटिव में क्या हो जाएगा, रिपल्सन हो जाएगा। उस रिपल्सन के कारण अब क्या होगा, ये भी निगेटिव है, ये भी निगेटिव है, तो क्या एक सेम चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, नहीं, वो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। फिर बनेगा कैसे, तो देखा क्या गया रिएक्शन में, ये जो हमारा रिएक्शन होता है ये स्लो स्टेप होता है। फर्स्ट स्टेप में ये जो हमारा NaOH का रिएजेंट है इसका कोई पार्टिसिपेट नहीं करता। तो पहले क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में ये वाला रिएक्शन हमारा कैसे होगा, स्लो स्टेप होगा। धीरे धीरे कार्बन और ब्रोमीन के बीच के बॉन्ड ब्रेक होगा और जैसे ब्रेक होगा ये Br- के फॉर्म में निकलेगा और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, CH3 CH3 पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर बन गया क्या, कार्बोकैटायन। और कार्बोकैटायन किस प्रकार का है, टर्सरी। उस कार्बोकैटायन से 3 एल्किल ग्रुप लगे हुए हैं। जब भी कार्बोकैटायन की बात की जाए तो जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है उससे जितने नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप लगे होंगे उतने नंबर का कार्बोकैटायन हो जाएगा। तो 3 एल्किल ग्रुप लगे हुए हैं इसलिए टर्सरी कार्बोकैटायन जो कि हमारा मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन है। ठीक, अब स्टेप फर्स्ट में हमको कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो गया। स्टेप सेकेंड में क्या होगा, जो वहां पर हमारा कार्बोकैटायन बना था, टर्सरी कार्बोकैटायन कुछ इस प्रकार से बना था, CH3 इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। ये हमारा टर्सरी कार्बोकैटायन हो गया ना। ये टर्सरी कार्बोकैटायन अपना मोस्ट स्टेबल है, बट जो अपना स्ट्रक्चर है ये प्लेनर टाइप में बना लेता है। प्लेनर का मतलब होता है एस्पेक्ट टू हैबिटाइट, यानी ये प्लेन में लाई करता है और जो आने वाला OH- है यानी NaOH का Na पॉजिटिव Br- के साथ मिलकर के NaBr निकल गया और जो OH- है ये फ्रंट से भी अटैक कर सकता है, ये बैक से भी अटैक कर सकता है। क्योंकि जब 120 प्लेनर सिमेट्री कहने का मतलब 120 बॉन्ड एंगल होता है तो कुछ इस प्रकार से बनेगा। तो ये इधर से भी अटैक कर सकता है, OH- बैक साइड से भी अटैक कर सकता है। तो ऐसे तो
इसमें दो प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी है। पहला प्रोडक्ट जब ये इधर से अटैक करेगा, पहला, ये दूसरा, जब ये इधर से अटैक करेगा तो क्या बनेगा, OH C CH3 CH3 CH3। और दूसरा ये कौन सा है, ये वाला प्रोडक्ट है। दूसरा जब ये इस पर अटैक करेगा तो क्या बनेगा, CH3 C CH3 CH3 OH। यानी ये फ्रंट साइड से भी अटैक कर सकता है और बैक साइड से भी अटैक कर सकता है, इसलिए इनको क्या बोलेंगे, रेसमाइजेशन। रेसमाइजेशन मतलब होता है रेशमी मिक्सचर जो कि 50-50% हो, 50-50%, यानी 50% बैक साइड से भी दे रहा है और 50% फ्रंट साइड से भी दे रहा है। तो ऐसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं, रेशमिक मिक्सचर बोलते हैं। ठीक, तो अब अगर हम बात करेंगे इसके रिएक्टिविटी की, कि कौन कौन से, जैसे मान लेते हैं आपको कई एल्किल हैलाइड दे दिया गया है और उसमें पूछा जाए कि किस पर कौन सा ऐसा एल्किल हैलाइड है जो SN1 रिएक्शन को प्रीफर करेगा, तो उसमें हम आपको आर्डर बता देते हैं कि कैसे होगा। रिएक्टिविटी आर्डर ऑफ SN1 रिएक्शन। टर्सरी एल्किल हैलाइड। ये सेकेंडरी एल्किल हैलाइड है, ये प्राइमरी एल्किल हैलाइड है और ये मेथिल हैलाइड है। तो ये देखा क्या गया कि जो SN1 रिएक्शन यानी एल्किल हैलाइड का जो रिएक्टिविटी था वो किस प्रकार से ज़्यादा था। यानी टर्सरी एल्किल हैलाइड अगर हम लेंगे तो बहुत ही तेजी के साथ SN1 रिएक्शन को फॉलो करेगा। इसको लेंगे तो इसके कंपेरिजन में थोड़ा सा कम, इसको लेंगे तो और कम, सबसे कम ऐसा होता है। तो ये क्या होता है, रिएक्टिविटी आर्डर ऑफ SN1 रिएक्शन। तो कभी अगर ऐसे पूछ ले कि इसमें ऐसे चार, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्वेश्चन समझ लीजिए आउट है। जब भी ऐसे पूछेगा कि SN1 रिएक्शन का कौन सा ऑर्डर होगा, तो यहाँ पर टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी और मेथिल। आप प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी में कंफ्यूज मत होइएगा, बस केवल कहीं भी कोई भी फंक्शनल ग्रुप देखिए। जैसे मान यहाँ पर हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन जिस कार्बन से अटैच है उससे जितने नंबर में एल्किल ग्रुप लगे हैं वही उतना हो जाएगा। तो 3 एल्किल ग्रुप लगे हैं इसलिए टर्सरी। यहाँ पर हाइड्रोजन जिस कार्बन से लगा उससे 2 एल्किल ग्रुप, सेकेंडरी हाइड्रोजन जिस कार्बन से लगा उससे 1 एल्किल ग्रुप, प्राइमरी यहाँ पर कोई नहीं है तो इसलिए क्या हो गया, मेथिल रेडिकल। और अब हम बात करेंगे कि SN1 रिएक्शन हमारा यहीं पे समाप्त हो गया। अब हम SN2 रिएक्शन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक है SN2 रिएक्शन। हम सेकेंड SN2 रिएक्शन की बात करेंगे। 2 मतलब बायोमोलिकुलर, N का मतलब न्यूक्लियोफिलिक, S का मतलब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इस SN2 रिएक्शन में बताया क्या गया है, when the methyl bromide are react with NaOH to give methyl alcohol by the transition state as a intermediate। इसमें बताया क्या गया है कि जब हम मेथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया NaOH के साथ करवाएंगे और ये जो हमारा रिएक्शन होता है SN2 बहुत ही फास्ट रिएक्शन होता है। ये तुरंत, जैसे कि SN1 में 2 स्टेप का प्रोसेस होता था, यहाँ पर ये 1 ही स्टेप का प्रोसेस होता है और ये फास्ट रिएक्शन होता है। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, मेथिल एल्कोहल में। किस प्रकार से कन्वर्ट होता है, हम इसके मैकेनिज्म की बात करेंगे।
क्या होता है, जैसे हम यहाँ पर मेथिल ब्रोमाइड है, इस मेथिल ब्रोमाइड की क्रिया अगर हम NaOH के साथ करेंगे तो NaOH यहाँ भी अगर एक बॉन्ड ब्रेक होगा तो इस पे पार्शियल पॉजिटिव, इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, है ना। OH माइनस के ऊपर अटैक तो नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि निगेटिव और निगेटिव भी क्या हो जाएगा, रिपल्सन हो जाएगा। इस रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए ये OH पीछे से अटैक कर सकता है। अगर हम दोनों का कंपेरिजन कर दें, ये हमारा SN2 रिएक्शन है और ये अगर हम SN1 रिएक्शन की बात करें तो यहाँ भी OH माइनस था, इसके ऊपर Br निगेटिव, इसके ऊपर Br पॉजिटिव। ये यहाँ भी अटैक नहीं कर पाता था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रिपल्सन हो जाता था। बट अगर यहाँ पे रिपल्सन होता था तो ये बैक साइड से अटैक कर सकता था, लेकिन वहाँ पे किया नहीं था। क्यों नहीं किया था? क्योंकि वहाँ पर क्या थे, एल्किल बल्कि ग्रुप थे। बल्कि ग्रुप होने के कारण ये इनकी स्टेरिक क्राउडिंग बढ़ जाती थी। इनका अरेंजमेंट इस प्रकार से अगर हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा तो ये क्या करेंगे, इस कार्बन को पूरी चारों तरफ से घेर लेंगे और जब उसको कवर कर लेंगे तो यहाँ पर OH माइनस आसानी से अटैक नहीं कर पाता था, इसलिए वहाँ पर इंटरमीडिएट एज ए कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता था। बट यहाँ पर जो हमारा ये क्या है, स्मॉल ग्रुप है, हाइड्रोजन स्मॉल है ना, तो इस रिपल्सन से बचने के लिए ये OH माइनस बैक साइड से अटैक करेगा। और जैसे बैक साइड से अटैक करेगा तो इसका मतलब क्या होगा, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड है, जब इसके ऊपर अटैक करेगा तो इसका मतलब उस समय 5 बॉन्ड बनेगा ना। तो जैसे जैसे ये पीछे से अटैक करता जाएगा यानी BF यानी बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, और ये वैसे वैसे क्या हो जाता है, BB का मतलब होता है बॉन्ड की ब्रेकिंग, BF का मतलब होता है बॉन्ड का फॉर्मेशन। जैसे जैसे बॉन्ड का फॉर्मेशन होता जाता है वैसे वैसे ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता जाता है, और एक समय ऐसा आएगा कि इस प्रकार से बन जाएगा मेथिल अल्कोहल। अब इसको हम एक एग्जांपल के माध्यम से अगर आपको समझाएं तो जैसे छाता है, छाते को आप लिए हो, है ना, अगर हवा चली तो छाता क्या होता है, उलट जाता है ना। तो ये हमारा क्या है, छाता है। जैसे ही OH माइनस इसके ऊपर अटैक किया यानी हवा चली तो ये क्या करेगा, ये पूरा ऐसे पलट जाएगा, यानी ये जो है ये उस प्रकार से ये निकल जाएगा Br माइनस के फॉर्म में, तो ये क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, पलट गया। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इनवर्जन इन कॉन्फिगरेशन। इनवर्जन का मतलब क्या होता है, उलट जाना, पलट जाना। तो इसी प्रकार से या वहां पे क्या था, रिटेंशन मतलब रेसमाइजेशन, जो मतलब 50-50 दे रहा था, है ना। और यहाँ पे क्या है, वहां पे सामने से भी अटैक कर सकता था जब प्लेनर ज्योमेट्री होती थी तब, और यहाँ पे क्या है, बैक साइड से अटैक कर रहा है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, इनवर्जन बोलेंगे। आपको एक कॉन्सेप्ट और बता दें, ठीक, इनवर्जन, रिटेंशन और रेसमाइजेशन, मैंने 3 वर्ड लिया है, इनवर्जन, रिटेंशन एंड रेसमाइजेशन। रेसमाइजेशन, रिटेंशन और इनवर्जन। देखो तीनों को बहुत ध्यान से समझिएगा, अगर ये तीनों कुछ देखने में आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन लगेगा, बट तीनों का एक लाइन में एग्जांपल है। देखो इनवर्जन का मतलब उल्टना, यानी अगर Br ग्रुप हमारा फ्रंट पे लगा है और कोई न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से है, इसको पलट दे तो वहां पे क्या हो जाएगा, इनवर्जन हो जाएगा, ठीक, समझ में आया। और रेसमाइजेशन का मतलब होता है कि ये कहाँ था, इन्वर्जन किस में होगा, SN2 रिएक्शन में होगा, बनेगा क्या, OHCHHH। अगर हम रिटेंशन की बात करें तो वहां पर क्या था, SN1 रिएक्शन में, ये किस में फॉलो होगा, SN1। जब प्लेनर ज्योमेट्री बनती थी तो OH यहां से भी हो सकता था और OH इधर से भी हो सकता था, है ना। तो इसको क्या बोलेंगे, रेसमाइजेशन। रेसमाइजेशन मतलब होता है मिक्सचर, यानी ये आधा राइट साइड से भी आ सकता है, आधा लेफ्ट साइड से भी, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, 50-50%। और जब कभी भी रिटेंशन कॉन्फ़िगरेशन होगा तो वो अगर Br हमारा फ्रंट से निकला है, अगर Br हमारा
फ्रंट से निकला है और न्यूक्लियोफाइल फ्रंट पे ही आके जुड़ेगा, तो वहां पर क्या होगा? रिटेंशन। समझ में आया? तो इन तीनों को आप बहुत ही ध्यान से समझिएगा। अब हम बात करेंगे कि जो हमारा SN2 रिएक्शन होता है ये किसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे SN1 में मैंने बोला था कि उसका रेट ऑफ रिएक्शन ओनली सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर SN2 का रेट ऑफ रिएक्शन देखा जाए, रेट ऑफ रिएक्शन, तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन of the substrate and न्यूक्लियोफाइल। यानी सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन के ऊपर भी डिपेंड करेगा और न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगा। इसलिए जबकि SN1 रिएक्शन की बात करते थे तो वो केवल सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता था। तो अब हम इन दोनों को, SN1 रिएक्शन क्या होते हैं, SN2 रिएक्शन क्या होते हैं, दोनों में अगर हम थोड़ा सा डिफरेंस आपको क्लियर कर दें जिससे आपका टॉपिक पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाए और किसी भी कंक्लूजन में आएगा तो आप इन पॉइंट को अगर जानते हैं तो आपको रिएक्शन जानने में प्रॉब्लम नहीं होती। एक चीज मैंने यहाँ नहीं बताया आप लोगों को, क्या? रिएक्टिविटी ऑफ SN2 रिएक्शन। अगर SN2 रिएक्शन के रिएक्टिविटी की बात करेंगे तो क्या होगा? सबसे ज्यादा SN2 रिएक्शन मेथिल हैलाइड में होगा, फिर प्राइमरी एल्किल हैलाइड में होगा, फिर सेकेंडरी एल्किल हैलाइड में होगा, फिर टर्सरी एल्किल हैलाइड में होगा। इससे हमको एक चीज और निष्कर्ष निकला, हमें क्या निष्कर्ष निकला, हम इसकी बात करते हैं। अगर हम इधर चलते हैं तो रेट ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ SN2 रिएक्शन क्या होगा? इंक्रीज करेगा। और अगर हम इधर चलते हैं तो रेट ऑफ SN1, यानी अगर आप एक पढ़ लो SN1 रिएक्शन तो आपका SN2 आ जाएगा, है ना? तो अगर जो ऑर्डर SN2 का होगा उसका जस्ट अपोजिट SN1 का होगा, या यूं कहिए जो SN1 का ऑर्डर होगा वही उसका जस्ट अपोजिट SN2 का ऑर्डर होगा। तो अब हम बात करेंगे, थोड़ा सा डिफ्रेंसिएशन की बात कर लें कि कैसे आप कंपेरिजन करोगे SN1 एंड SN2 रिएक्शन की। तो अगर हम दोनों में डिफरेंस की बात करें, SN1 एंड SN2 रिएक्शन की बात करें, तो इसमें बताया क्या गया था, ये समझ लीजिए आपका रिवीजन है। SN2 में मैंने बताया था क्या, जो कि सबस्ट्रेट लिए थे, सबस्ट्रेट यहां पर टर्सरी एल्किल ब्रोमाइड लिए थे, टर्सरी एल्किल ब्रोमाइड। और यहां पर जो सबस्ट्रेट लिए थे वो कैसा सबस्ट्रेट था? मेथिल सबस्ट्रेट क्या था? मेथिल ब्रोमाइड। ठीक। सेकेंड पॉइंट, अगर हम इसके रिएक्शन की बात करें तो जो इसका रेट ऑफ रिएक्शन था, इसका रेट ऑफ रिएक्शन is directly proportional to concentration of the substrate molecule, concentration of the substrate molecule। और जो इस SN2 का रेट ऑफ रिएक्शन था, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सबस्ट्रेट एंड न्यूक्लियोफाइल, यानी दोनों के ऊपर डिपेंड करता था। थर्ड पॉइंट, इसमें स्टेबल कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता था, यानी ये, और पहला ये स्लोएस्ट स्टेप था, स्लो स्टेप फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, स्टेबल कार्बोकेटायन, स्टेबल कार्बोकेटायन।
और अगर हम इसकी बात करें तो ये कैसा रिएक्शन था, फास्ट रिएक्शन था। इसमें क्या बनता था, फॉर्मेशन ऑफ TS यानी ट्रांजिशन स्टेट। और फोर्थ पॉइंट, अगर हम फोर्थ पॉइंट की बात करें तो इसमें क्या था, रिटेंशन कॉन्फ़िगरेशन मतलब वो 50% रिटेंशन में हम 50% यानी रेशमाइजेशन भी बोल सकते हैं। रेशमिक मिक्सचर 50-50 देता है ना, रेशमिक मिक्सचर। और यहाँ पे क्या था, इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन। जो पांचवा पॉइंट जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट था, पांचवा पॉइंट अगर हम बात करें तो पांचवा पॉइंट में जो उसका रिएक्टिविटी का जो रेट था SN1 रिएक्शन में, इसमें टर्सरी एल्किल हैलाइड, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, फिर मेथिल। जबकि इसमें कैसा था, पहले मेथिल था, फिर प्राइमरी एल्किल हैलाइड, फिर सेकेंडरी एल्किल हैलाइड, फिर टर्सरी एल्किल हैलाइड। तो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ लगता है, कुछ डाउट है, तो ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, जिससे आपका कमेंट हमारे तक पहुँचे। और आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और एक दूसरे के साथ शेयर भी करिए। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक